हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। जैसे इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ नेशनल न्यूज़ को भी देखेंगे और इस तरह से हम लोग जो उत्कर्ष मैगज़ीन को लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, उसके दूसरे लेक्चर में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है? आइए सबसे पहले हम लोग पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। तो न्यूज़ क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए गैर स्थायी सदस्य स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। नए चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है? लातविया जो है ये पहली बार सुरक्षा परिषद में चुना गया है, ये पूर्वी यूरोप का देश है। ठीक है? ध्यान देंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें कुल मिलाकर 15 देश होते हैं। ठीक है? 15 देशों में से 5 जो है इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य जो है उसे प्रति वर्ष 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित किया जाता है। ठीक है? तो इस साल के लिए वर्ष 2025 के लिए जो है अ ध्यान रखेंगे कि 5 देश जो थे उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस जो थे वो इसके सदस्य थे। वहीं 2026 से जो नए देश शामिल होंगे, ठीक है? उन उसमें जो है लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आदि देश हैं। ठीक है? जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत जो है ये 2021-22 तक जो है परिषद का सदस्य रहा था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भारत 4 जून 2025 को भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे इकोसॉक भी कहा जाता है उसके लिए चुना गया है। भारत 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाने वाला 18वां देश है। भारत ने चुनाव में मतदान करने वाले 189 देशों में से 181 देशों का वोट हासिल किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल देशों की बात करें तो कुल 191 देश हैं। ठीक है? भारत जो है वो एशिया प्रशांत राज्य जिसके लिए 4 सीट आवंटित किए गए हैं, उससे भारत का चयन हुआ है। भारत के अलावा इस क्षेत्र के लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, भारत और चीन इसको भी इकोसॉक में शामिल किया गया है। तो ध्यान देंगे कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है जिसे इकोसॉक के नाम से जाना जाता है, उसके लिए चयनित हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। तो 6 जनवरी 2025 को ब्राज़ील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्राज़ील 2025 में संगठन का अध्यक्षकर्ता भी है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के द्वारा जो है 2006 में इसका गठन किया गया था। वहीं 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। वर्ष 2024 की बात करें तो इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात जो है जुड़ा था। अर्जेंटीना की भी इसमें जुड़ने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और अभी अंत में हाल में जो है इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदारी देश। तो ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष ब्राज़ील के अनुसार नाइजीरिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के 9वें भागीदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि ब्रिक्स में वियतनाम अब 10वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। वियतनाम, नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान के साथ मिलाकर 10वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है और ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें भी यह शामिल होने के लिए सहमत हो गया है और इंडोनेशिया जो है इस बैंक में शामिल हो जाता है, तो वो इसका 9वां सदस्य बन जाएगा। यानी इंडोनेशिया जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोव सुबियांतो ने विकास बैंक की अध्यक्ष दिल्मा वान रूसेफ के साथ अपनी बैठक के दौरान जो है इस बात की घोषणा की थी। अगला न्यूज़ है जनरेशन बीटा को लेकर। तो जनरेशन बीटा जो है वो 2025 से शुरू होने वाले इस समूह में वर्ष 239 तक जन्म लेने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। जनरेशन बीटा के बाद अगली पीढ़ी का
समूह जनरेशन गामा कहलाएगा। यह पीढ़ी 2040 से 2054 तक इस अवधि के बीच जो पैदा हुए बच्चे होंगे उनको प्रतिनिधित्व करेगा। जनरेशन बीटा शब्द ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिंडल ने गढ़ा था। इसके अलावा जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय जो है वो मिजोरम का है, ठीक है। और बच्चे का नाम है फ्रेकी रेमरुआटिरिटा जादेंग, ठीक है। तो जादेंग जो है वो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता प्राप्त किया है। ये ध्यान रखेंगे किस राज्य का है, तो ये मिजोरम राज्य का है। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर जहाज सिचुआन। चीन ने विश्व के सबसे उभयचर आक्रमण जहाज टाइप 076 सिंचुआन का संघाई में डॉकयार्ड में अनावरण किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नाम क्या है, सिंचुआन नाम है। संघाई में जो डॉकयार्ड है उसमें इसका अनावरण किया गया है। दक्षिण पश्चिमी चीनी प्रांत के नाम पर सिंचुआन नाम दिया गया है। इसकी क्षमता अमेरिका से 230 गुना अधिक है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। तो इस न्यूज़ में हम लोग जो है इस साल विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो 2025 का वर्ष है इसको अलग-अलग रूपों में घोषित किया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। इसके अलावा गौर करेंगे इसके अलावा गौर करेंगे तो 2025 में इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया गया था। उसके अलावा ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2024 की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया था। फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बात करते हैं तो रक्षा मंत्री ने जो कि राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, सुधारों का वर्ष। वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की बात करें तो उन्होंने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने हैंड इन हैंड नारे के तहत यूएई में जो है एक अभियान भी शुरू किया था, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले ध्यान देंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष और ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की बात करें तो राजनाथ सिंह ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल जायद अल नाहयान की बात करें तो उन्होंने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है और हैंड इन हैंड नारे के तहत जो है यूएई में एक अभियान शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025। तो ध्यान देंगे 10 से 14 फरवरी 2024 तक एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन यह येलहंका में आयोजित किया गया। तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, ठीक है, एरो शो एरो इंडिया 2025। इसका 15वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इसके विषय की बात करें, थीम की बात करें तो उसका थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं, भारत यूएनसीईबीडी में शामिल। तो भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की प्रतिष्ठित समिति यूएनसीईबीडी में शामिल हो गया है। यूएनसीईबीडी की उत्पत्ति वर्ष 2014 में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया इसका पहला अध्यक्ष बना था। यूएनसीईबीडी का नेतृत्व अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो इसका अध्यक्ष है, 2 उपाध्यक्ष हैं डेनमार्क और यूके। यूएनसीईबीडी की बात करें तो इसमें 31 सदस्य देश हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। तो ध्यान देंगे कि भारत जो है यूएनसीईबीडी का आधिकारिक सदस्य बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला न्यूज है सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के पहले वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पर किया है, तो इन्होंने मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। सीएसआईआर ने आईआईटी बॉम्बे, आईसीआरईएटीई और एनआरडीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं,
जो नवाचार, उद्योग, सहयोग को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मुंबई का नया, देखिए मुंबई लिखा हुआ है यानी मुंबई में इसको खोला गया है। तो मुंबई का नया इनोवेशन कॉम्प्लेक्स 9 मंजिल में फैला एक विशाल अत्याधुनिक सेटअप है, जिसमें 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब के अलावा नवोन्मेषी स्टार्टअप, एमएसएमई उद्योग और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के लिए सुसज्जित कार्यालय और नेटवर्किंग स्थान शामिल हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य। तो बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन, नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम है सरला एविएशन, ने नई दिल्ली में मोबिलिटी शो में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ईवीटीओएल, ठीक है, यानी ईवीटॉल भी इसको कहा जाता है, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, इसका नाम शून्य रखा गया है, ठीक है, उसे लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम क्या है, सरला एविएशन। ये बेंगलुरु की कंपनी है, बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, एयर टैक्सी का नाम शून्य नाम रखा गया है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सीटीआरआई राजमुंद्री का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान एनआईआरसीए कर दिया गया है, ठीक है। तो आईसीएआर ने तंबाकू के अलावा 4 और व्यावसायिक फसल, जो कि हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा है, उसके अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल निर्धारित किया है। तो ध्यान देंगे कि जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सीटीआरआई राजमुंद्री था, उसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान एनआईआरसी कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडीज जीबीडी वर्ष 2021 में पाया गया कि भारत 1950 के दशक में 6.18 की प्रजनन दर से घटकर 2021 में 1.9 की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट तक पहुंच गया है। 2021 में जो है ये 1.9 पर पहुंच गया है, ठीक है। ये किस रिपोर्ट में बात आई है, तो ये है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडीज में यह बात पाया गया है कि भारत का वर्तमान फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर, वो 1.9 हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज है एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री हुआ अपराध घोषित। तो ध्यान देंगे कि ब्रिटेन सरकार बाल यौन शोषण सामग्री CSAM बनाने के लिए जनरेटिव एआई टूल के उपयोग पर नकेल कस रही है। 1 फरवरी 2025 को यूके गृह कार्यालय ने 4 नए कानूनों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एआई जनित CSAM के खतरे से निपटना है। कथित तौर पर इस कानूनी उपायों को व्यापक अपराध और अपराध नियंत्रण अधिनियम के हिस्से के रूप में संसद में पेश किया गया था। तो ध्यान देंगे कि ब्रिटेन जो है वो पहला देश है जो कि बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए जनरेटिव एआई टूल के उपयोग पर नकेल कसने का काम कर रहा है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा। तो ध्यान देंगे मागा और मीगा की फुल फॉर्म क्या है। मागा की बात करें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन की अवधारणाओं को जोड़ दिया है। ध्यान देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उनसे मीटिंग करने के बाद मोदी जी ने मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन की अवधारणा को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ जोड़ दिया है। आगे बात करते संयुक्त बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यवहार को $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2030 तक $500 बिलियन जो है इसका जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। अगला न्यूज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित करने के बहरीन और किरीबाती द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में भारी मतदान किया। भारत, तुर्की, पेरू और पराग्वे मतदान से दूर रहे, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो है उसके लिए प्रस्ताव बहरीन और किरीबाती द्वारा लाया गया था, ठीक है। अगला है 25 जुलाई न्याय कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जो है बात कही गई है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दस्तावेज A/79/L52 शीर्षक से मसौदा प्रस्ताव लिया। इसके बाद सभा ने 160 के पक्ष में और 1 के खिलाफ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके खिलाफ भी वोट किया है, ठीक है? उसके रिकॉर्डेड वोट से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें 3 लोग हैती, मेडागास्कर और सीरिया जो है वो अनुपस्थित रहे थे। महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस और 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है? तो थीम जरूर याद कीजिएगा, थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसे घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोरारजी देसाई अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान इस वर्ष की योग दिवस गतिविधियों का नेतृत्व करेगा और योग महोत्सव में 100 दिवसीय काउंटडाउन अभियान शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार का थीम क्या है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है एआई केंद्र और माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान देंगे, 2 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस प्रयास का उद्देश्य शासन, कानून परिवर्तन और फोरेंसिक अनुसंधान में एआई को शामिल करना है, जिसके केंद्र नागपुर, मुंबई और पुणे में स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान देंगे कि इसका केंद्र कहाँ-कहाँ खुलेगा, तो पहला है नागपुर में, दूसरा मुंबई और तीसरा पुणे में। इस सहयोग से महाराष्ट्र के डिजिटल परिवर्तन में तेजी आने और एआई संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासनिक प्रभावकारिता में वृद्धि होने की उम्मीद है। 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र अलग-अलग डोमेन में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे। तो ये 3 उत्कृष्टता केंद्र जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई और पुणे में स्थापित किए जाएँगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो मदद करेगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है K9 हौवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता। तो दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख रक्षा कंपनी हनवा एरोस्पेस ने भारत के K9 स्वचालित हौवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए 350 बिलियन वॉन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है? कंपनी का नाम याद रखिएगा, हनवा एरोस्पेस, ठीक है? और तोप का नाम क्या है, तो K9, ठीक है? कोरिया के रसायन से रक्षा समूह हनवा समूह की रक्षा सहयोगी कंपनी भारतीय इंजीनियर और विनिर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से भारतीय रक्षा मंत्रालय को आर्टिलरी सिस्टम वितरित करेगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, K9 हौवित्जर तोप, नाम ये हो गया। किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है और दक्षिण कोरिया की कंपनी कौन सी है, हनवा एरोस्पेस, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ हंगरी। तो 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने घोषणा की कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हट रहा है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है। तो हंगरी का नाम जरूर याद रखिएगा। हंगरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गया है। वहीं डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की बात करें तो अमेरिका जो है वो डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा कर दिया है। तो अमेरिका के साथ-साथ अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा कर दिया है। वहीं यूएनएचआरसी में अमेरिका के बाहर होने का वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से अमेरिका को बाहर लेने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ध्यान देंगे, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है, अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। इसके अलावा अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर होने का बात कर रहा है और इसके अलावा जो हंगरी है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा कि किसकी सहयोग से शुरू किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की सहयोग से जो है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत की गई है। मंत्रालय कौन है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आईएसए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग मंच है जिसका उद्देश्य भारत में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में जटिल चुनौतियों का
समाधान करने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें नवाचार, ज्ञान साझाकरण और नीति सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो ध्यान देंगे कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद सीपीएफ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से चौथा देश बन गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश बना है अंगोला, तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां देश अंगोला बन गया है। वहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम ये भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में हम लोगों ने बात किया। 121वां देश अंगोला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वैश्विक कार्बन टैक्स, तो भारत और 62 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी द्वारा शिपिंग उद्योग पर लगाए गए विश्व के पहले वैश्विक कार्बन कर के पक्ष में मतदान किया। तो ध्यान देंगे कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, शिपिंग उद्योग, उस पर भारत समूह के साथ-साथ 62 अन्य देशों ने, ठीक है, वैश्विक कार्बन कर लगाने के पक्ष में मतदान कर दिया है। तो ये शिपिंग इंडस्ट्री जो है इस प्रकार का कोई पहला इंडस्ट्री है जिस पे कार्बन टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। ये कार्बन टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जहाज़ों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ठीक है? इसके अलावा पहली बार पूरे उद्योग पर वैश्विक कार्बन कर लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो पहला ऐसा इंडस्ट्री है जिस पे पूरे विश्व के द्वारा जो है लगभग विश्व के सभी देशों के द्वारा वैश्विक कार्बन कर लगाया गया है, ठीक है? तो भारत भी जो है इसके पक्ष में मतदान किया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व का पहला क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुने गए स्टार्टअप में से एक क्यूएनयू लैब्स ने विश्व का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुने गए स्टार्टअप में से एक क्यूएनयू लैब्स ने विश्व का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है। यह क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस और हाइब्रिड सहित किसी भी वातावरण में सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नाम क्या है? क्यूएनयू लैब्स। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? क्यूएनयू लैब्स, और प्लेटफॉर्म क्या है? क्यू शील्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, तो भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। ठीक है, तो भारत भी जो है इसका सदस्य देश हो गया और ये 17वां देश है। ध्यान रखेंगे, भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। चलिए अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखते हैं। बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ध्यान देंगे कि बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा, जबरन गायब किए गए और मानवाधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा कर दी है और बलूचिस्तान गणराज्य के रूप में जो है उसका नामकरण किया है। उनकी मांगों में क्वेटा को राजधानी, ग्वादर को वाणिज्यिक राजधानी, हिंगजाल को आध्यात्मिक राजधानी घोषित किया है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का वर्तमान में एक प्रांत है और बलूचिस्तान की सीमा की बात करें तो ये अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध, जो कि पाकिस्तान का प्रांत है, पंजाब और सिंध, उससे साथ ही साथ अरब सागर से भी सीमा साझा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य, आपसे पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी का एक प्रांत है वर्तमान में, जो स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चैगोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता। तो चैगोस द्वीप जो है ये हिंद महासागर का एक छोटा-सा द्वीप है। तो ध्यान दीजिए कि 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विवादित और रणनीतिक रूप से स्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि यह कदम यूएस और यूके के सैन्य अड्डे के भविष्य को सुनिश्चित करता है, जो ब्रिटिश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चागोस द्वीप जो है वो 1814 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में था। तो
1814 से ही जो है ब्रिटिश का इस पर जो है अधिकार था और ये वापस जो है फिर मॉरिशस के पास चला गया है। तो चैगस द्वीप को ज़रूर याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, रासायनिक हथियार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध सूडान। तो वर्ष 2024 से चल रहे गृह युद्ध के दौरान सूडान द्वारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के औपचारिक निर्धारण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूडान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है? विदेश विभाग के प्रवक्ता एमी ब्रूस ने घोषणा की कि अमेरिका ने सूडान द्वारा रासायनिक हथियारों के समाप्त कर दिया है, जिसके बाद 6 जून से प्रतिबंध लागू हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक हथियार के इस्तेमाल पर सूडान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सूडान जो है अब रासायनिक हथियार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है? अगला न्यूज़ देखते हैं, बोधि यात्रा। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है, जिसमें पर्यटक को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर ले जाया जाएगा, घुमाया जाएगा। ठीक है? विभाग ने मेकोंग गंगा सहयोग के सदस्य देश जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों के प्रतिनिधियों के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया है। बोधि यात्रा में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार के 10-10 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बोधि यात्रा जो एक आयोजित किया गया है, ठीक है? वो किस राज्य के द्वारा किया गया है या किस संगठन के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 11 देशों की 16 नई साइटें जोड़ी हैं, जो इस साल इसकी 10वीं वर्षगांठ है। नए फीचर किए गए जियो पार्क चीन, उत्तर कोरिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, यूके और वियतनाम में स्थित हैं। उत्तर कोरिया ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में अपनी साइट को शामिल करके अपना ऐतिहासिक पहला स्थान दर्ज किया है, जबकि सऊदी अरब ने 2 नए नामित जियो पार्क के साथ सूची में अपना शुरुआत की है। ठीक है? तो उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल हो गया है। उत्तर कोरिया का माउंट पैक्टू जो है, ठीक है? उसे इसमें शामिल किया गया है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। और माउंट पैक्टू जो है, यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। लगभग 1000 ईस्वी में मिलेनियर विस्फोट का स्थान था। ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि माउंट पैक्टू क्या है, तो ये उत्तर कोरिया का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया एक साइट है। यूनेस्को की विश्व स्मृति, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ध्यान देंगे कि शास्त्रीय प्राचीन भारतीय ग्रंथ, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भारतीय शिलालेखों की कुल संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। ठीक है? तो अब टोटल मिलाकर जो है इसमें इसकी संख्या 14 हो गई है। ठीक है? और ध्यान दीजिएगा कि इसकी घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी। किन 2 चीज़ों को शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र की लेखक की बात करें तो भरत मुनि जो है वो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ध्रुवीय अनुसंधान पोत। तो भारत के कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे के कोगर्सबर्ग ओस्लो ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत के लिए अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत स्वदेशी रूप से बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 3 जून 2025 को ओस्लो, नॉर्वे में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ध्यान दीजिएगा समझौता किनके बीच किया गया है? तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के साथ-साथ नॉर्वे के कोगसबर्ग ओस्लो के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करेंसी नोटों से देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया गया। तो ध्यान दीजिए कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जारी किए गए मुक्ति युद्ध अधिनियम के संशोधन संस्करण में शेख मुजीबुर रहमान के लिए राष्ट्रपिता की उपाधि को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया है। तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता था, जिसे बांग्लादेश की सरकार के द्वारा जो है हटा दिया गया है। ठीक है? और इसके साथ ही जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्हें बांग्लादेश की जो करेंसी है, उस पर से भी उनके फ़ोटोज़ को हटा दिया गया है। ठीक है? अगला न्यूज़ देखते हैं। ड्रोन तकनीक का पेटेंट रूस के पास। तो रूस एक नई तकनीक विकसित की है और उसका पेटेंट कराया है, जो ऑर्बिटल स्टेशन से अंतरिक्ष यान को स्वचालित रूप से लॉन्च करने की अनुमति देती है।
इस प्रणाली में रोबोटिक्स, रखरखाव सुविधाएं भी शामिल हैं, जो इसे दुनिया में अपनी तरह की पहली प्रणाली बनाती है। इस तकनीक का परीक्षण आगामी रूसी ऑर्बिटल स्टेशन आरओएस में किया जाएगा और बाद में भविष्य के चंद्र अन्वेषण मिशन के साथ इसका उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि रूस जो है इस तरीके की कोई तकनीक को पेटेंट कराया है, तो ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। सिल्वर नोटिस जो है ये एक अभियान है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरपोल के द्वारा चलाया जा रहा है और इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के उद्देश्य से एक अभिनव उपाय है। तो ठीक है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है, उसके लिए इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस करके जो है एक नया उपाय शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत सहित 52 देश शामिल हैं, यानी भारत तो है, इसके अलावा 52 अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर नोटिस जो है किस संगठन का जो है नया इनिशिएटिव है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरपोल का इनिशिएटिव है। ओके, तो अब कुछ वन लाइनर न्यूज़ है, इसे मैं तेज़ी से आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ, इसे 1 से 2 बार सुनें और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला है, निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बन गया है। तो निकारागुआ जो है, वो मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के साथ 54वें देश के रूप में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश जो है वो नासा के आर्टेमिस समझौते पर शामिल हो गया, समझौते में शामिल हो गया है और ये ऐसा करने वाला 54वां देश है। ठीक है, अगला न्यूज, चीन 20 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का अनावरण करने वाला है। चीन ने हुआई और चाइना यूकॉम के सहयोग से हेवई प्रांत में सुनान काउंटी में अपना पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज ये चीन में अवस्थित है। ठीक है, चीन जो है इसको लॉन्च करने वाला है, कुछ ही दिनों में इसका अनावरण होने वाला है। अगला देखते हैं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्की के साथ युद्ध विराम की घोषणा की है। पीकेके ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि तुर्की अवलोकन को रिहा कर देगा, जो वर्ष 1999 से एकांत कारावास में कैद हैं, ताकि वह निरस्तीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सके। पीकेके, जिसे तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ थी। देखिए, अगला बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बलूचिस्तान से संबंधित है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान ट्रेन में सक्रिय एक अलगाववादी समूह है। बीएलए ने हाल ही में एक यात्री ट्रेन जिसका नाम था जाफर एक्सप्रेस, तो देखिए नाम जरूर याद रखिएगा, नाम क्या है, जाफर एक्सप्रेस, को हाईजैक कर लिया था, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उसे डिटेल में देखने के प्रयास किया। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेशनल इश्यूज, नेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व के जो भी न्यूज़ रहे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।